महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। और इसी सोच के साथ आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दुनिया भर में जो समुद्री जहाज़ हैं, उनसे होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जाए और इसमें भारत क्या कर सकता है। ये बातचीत द हिंदू में छपे एक लेख पर आधारित है और जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खास तौर पर अहम है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, और आम जानकारी के लिए भी। हमारा मकसद है कि इस बदलाव में भारत के लिए क्या मौके हैं और क्या मुश्किलें, उनको गहराई से समझें। तो सबसे पहले ये समस्या है कितनी बड़ी? मतलब हम अक्सर फैक्ट्रियों या गाड़ियों के धुएं की बात करते हैं, जहाज़ों का क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो धरती को गर्म करती हैं, उनमें करीब 3% हिस्सा इन्हीं जहाज़ों का है। 3%? हाँ, और अगर हम पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को एक देश मान लें, तो ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा उत्सर्जक होगा। छठा? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए, तो 2050 तक जहाज़ों से होने वाला ये उत्सर्जन 250% तक बढ़ सकता है। 250%? बाप रे! इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ कुछ लक्ष्य तय कर रहा है ना? हाँ, आईएमओ ने काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। उनका कहना है कि 2008 के स्तर की तुलना में 2030 तक कार्बन तीव्रता, मतलब प्रति टन माल ढुलाई पर जो उत्सर्जन होता है, वो 40% कम करना है। 2040 तक 70% कम और 2050 तक तो नेट जीरो, यानी लगभग शून्य उत्सर्जन। नेट जीरो, ये तो बहुत बड़ा बदलाव मांगता है, खासकर ईंधन में। तो पारंपरिक तेल की जगह क्या विकल्प हैं? मैंने ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन अमोनिया के बारे में सुना है। हाँ, ये दो मुख्य विकल्प उभर कर आ रहे हैं। ग्रीन मेथनॉल की बात करें तो इसे बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए होता है, जो सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, और साथ में उद्योगों से पकड़ी गई CO2 अच्छा। इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये उत्सर्जन को 90-95% तक कम कर सकता है। 90-95% कमी? ये तो कमाल है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है इसकी लागत। ग्रीन मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारी सस्ती रिन्यूएबल बिजली चाहिए और इलेक्ट्रोलाइजर भी चाहिए, जो पानी से हाइड्रोजन बनाते हैं। इनमें काफी पैसा लगता है। लागत? हाँ, आज अगर देखें तो ग्रीन मेथनॉल की कीमत करीब $1950 प्रति टन है, जबकि जहाजों में जो अभी कम सल्फर वाला तेल VLSFO इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ $560 के आसपास है। ओह, मतलब लगभग 4 गुना महंगा? बिल्कुल। और दूसरी बात है सप्लाई की। 2028 तक जितनी मांग होने का अनुमान है, करीब 14 मिलियन टन, उतनी सप्लाई शायद ना हो पाए, जो अभी 11 मिलियन टन के आसपास दिख रही है। तो लागत और सप्लाई, ये दो बड़ी मुश्किलें हैं मेथनॉल के साथ। दूसरा विकल्प आपने बताया ग्रीन अमोनिया, क्या वो बेहतर है? ग्रीन अमोनिया भी ग्रीन हाइड्रोजन से ही बनता है, लेकिन इसमें CO2 की जगह हवा से नाइट्रोजन ली जाती है, तो ये पूरी तरह कार्बन फ्री है। इसे लंबे समय का समाधान माना जा रहा है। अच्छा, कार्बन फ्री। हाँ, मगर इसके साथ अपनी अलग तरह की मुश्किलें हैं। ये गैस बहुत अस्थिर होती है। इसे स्टोर करने के लिए खास किस्म के टैंक चाहिए, और जहाज़ों के इंजन में भी बड़े बदलाव करने होंगे, और वो इंजन टेक्नोलॉजी अभी ज़्यादातर मतलब प्रयोग के स्तर पर ही है। इसके अलावा बायोफ्यूल भी हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब वो कितने बड़े पैमाने पर बन सकते हैं, इस पर सवाल है। समझ गया। तो मतलब कोई भी रास्ता एकदम आसान नहीं है। इन नए ईंधनों को अपनाने में सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह की बाधाएं होंगी। बिल्कुल। एक तो लागत की बात हमने की, फिर जहाज़ों और बंदरगाहों पर जो बदलाव करने होंगे, नए ईंधन भरने की सुविधाएं बनानी होंगी, जिसे बंकरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो समुद्री उद्योग है ना, ये पारंपरिक रूप से नई तकनीक अपनाने में थोड़ा धीमा रहता है। हाँ, ये तो है। फिर दुनिया भर में एक जैसे नियम कानून और सर्टिफिकेशन के मानक अभी पूरी तरह बने नहीं हैं। आईएमओ नियम बना रहा है, पर सब देश एक साथ अपनाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। भंडारण और सुरक्षा की चिंताएं भी हैं, खासकर अमोनिया जैसी गैस के साथ। और शायद देशों के बीच भी थोड़ी खींचतान होगी। हाँ, बिल्कुल। आईएमओ जैसी जगहों पर अक्सर ऐसा होता है। तेल बेचने वाले देश, छोटे द्वीपीय देश जिनके डूबने का खतरा है, चीन, और फिर भारत और सिंगापुर जैसे देश जिनके अपने हित हैं, सबके बीच सहमति बनाने एक चुनौती रहती है।
तो इन वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत कहाँ खड़ा है? द हिंदू का लेख तो भारत के लिए काफी अवसरों की बात कर रहा था। हाँ, भारत के लिए ये वाकई एक बड़ा मौका है। देखिए, नीति के स्तर पर भारत आईएमओ में काफी सक्रिय रहा है, खासकर जब उत्सर्जन कम करने के लिए बाजार आधारित उपायों MBM की बात आई, तो भारत ने एक ब्रिजिंग मैकेनिज्म का सुझाव दिया जो संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अच्छा। और भारत अगले साल 2025 में एक ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव की मेजबानी भी कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। ये तो अच्छी बात है। और ईंधन उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर यहाँ भारत की क्या ताकत है? यहाँ भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विशाल सौर ऊर्जा क्षमता। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है, जिसमें से 280 गीगावाट सिर्फ सोलर से आएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। और ये सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सरकार का जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, उसका लक्ष्य ही भारत को इसका ग्लोबल हब बनाना है। बिल्कुल। इसके साथ ही सरकार हरित सागर गाइडलाइंस के तहत बंदरगाहों को भी पर्यावरण अनुकूल बना रही है। तूतीकोरिन, कांडला जैसे बंदरगाहों पर ग्रीन बंकरिंग मतलब हरित ईंधन भरने की सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है। और पैसों की बात करें तो? हाँ, उसके लिए भी समुद्री विकास के लिए FY 26 तक करीब 25,000 करोड़ का फंड रखा गया है। और समुद्री भारत विजन 2030 भी है। तो मतलब नियत और योजनाएं तो दिख रही हैं। ये तो काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं लग रही हैं। तो सवाल ये है कि भारत वाकई इस क्षेत्र में एक लीडर कैसे बन सकता है? सिर्फ योजनाएं बना लेना काफी है या कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे? देखिए, योजनाएं पहला कदम है, लेकिन उनका अमल सबसे जरूरी है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने पर तेजी से काम करना होगा। मेथनॉल के लिए जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS तकनीक चाहिए, उस पर भी ध्यान देना होगा। सरकार को वित्तीय मदद देनी होगी, जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए सॉवरेन गारंटी देना या इलेक्ट्रोलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए PLI जैसी योजनाएं लाना। प्रोत्साहन देना होगा। सही बात है। बिल्कुल। और हमें अपने शिपयार्ड्स को भी तैयार करना होगा ऐसे जहाज बनाने के लिए जो हरित ईंधन पर चल सकें। सरकार की जो 110 से ज्यादा जहाज खरीदने की योजना है, उसमें से अगर 10-20% जहाज शुरू से ही हरित ईंधन संगत हों, तो ये एक अच्छा संकेत होगा। हाँ, ये एक व्यावहारिक कदम होगा। और एक और बात, हमारे राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के जो मानक हैं, वो IMO के मानकों के काफी करीब हैं। तो हम भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन या उससे बने ईंधन जैसे ग्रीन अमोनिया का निर्यात भी कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर जैसे देशों को। अच्छा, निर्यात का भी अवसर है? हाँ, और इसके लिए दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों से तकनीक में साझेदारी करना भी अहम होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो समुद्री जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना ये एक मुश्किल सफर जरूर है, लेकिन भारत के पास इसमें एक अहम भूमिका निभाने का एक सुनहरा मौका है। नीति है, क्षमता है, योजनाएं हैं, बिल्कुल। और ये भारत के लिए सिर्फ पर्यावरण का ही मुद्दा नहीं है, ये अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने और दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक रणनीतिक अवसर भी है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर UPSC उम्मीदवारों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या भारत इन सब मुश्किलों से पार पाकर हरित नौवहन के जरिए दुनिया की सप्लाई चेन को टिकाऊ बनाने में एक नैतिक और रणनीतिक लीडर के तौर पर उभर सकता है? अगर आपको द हिंदू पर आधारित हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके कोई और सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।